स्वागत है सभी का आज की क्लास में। बेटा चैप्टर हम लोग का चल रहा था सरल रेखा में गति। इसके पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सरल रेखा में गति किस प्रकार से होती है, निर्देश तंत्र, और किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को अगर एक बिंदु से उसको देखते हैं तो किस तरीके से निर्देश तंत्र कार्य करता है वो, और कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करता है, समय और दूरी का ग्राफ। ठीक है, सब हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है आपका दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था दूरी तथा विस्थापन, लेकिन अब हम लोगों को फिर से एक बार उसको रिवाइज करते हैं या उसको एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा कि आप किसी बिंदु ए पर थे और ए से आप एक 3 किलोमीटर चल के बी बिंदु पर आ गए, और बी से आप यहाँ पर चले या आप 4 किलोमीटर चले सी बिंदु पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए से बी आप चले 3 किलोमीटर और बी से आप मुड़ गए उल्टी तरफ, और यहाँ पर 4 किलोमीटर चले थे सी किलोमीटर पर आ गए। दूरी का मतलब क्या हो गया? दूरी का मतलब हो गया कि जब भी कोई गतिमान वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो दूरी, जो आपका पथ कवर करता है, वो कहलाता है आपका दूरी। यानी कि कोई गतिमान वस्तु जिस पथ पर चलती है उस पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पाथ में, इस पथ पर चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो इसकी लंबाई होगी वही कहलाई जाएगी आपकी दूरी। तो अगर इस उदाहरण में हम इसमें दूरी निकालने की कोशिश करें तो वो दूरी जो है वो कितनी आएगी बेटा? या अगर आपकी 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई इसकी दूरी 7 किलोमीटर। अब विस्थापन दूसरी चीज होती है। विस्थापन का मतलब, विस्थापन का अर्थ क्या होता है? विस्थापन का अर्थ ये होता है कि जिस बिंदु से उसने चलना शुरुआत किया था और जिस बिंदु पर उसने अपना गति खत्म कर दी, बंद कर दी, रुक गया जहाँ पे जाके, जहाँ से वो शुरुआत किया था और जहाँ पे उसने खत्म किया, उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी। ठीक है, जो उन दोनों के बीच की लंबाई होगी, सबसे न्यूनतम जो मान होगा उनका, वही आपका विस्थापन होगा। विस्थापन को मतलब हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपने कितना अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया, यानी कि अपनी जो आपकी ओरिजिनल जो आपका स्थान था, जो प्लेस थी, उससे आप कितनी दूर अब हैं। तो जो भी सबसे छोटी दूरी होगी उन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच सबसे जो छोटी दूरी होगी वही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, विस्थापन कहलाएगा। अब जरा इन दोनों में विस्थापन निकालने की कोशिश करेंगे तो विस्थापन, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर 2 बिंदुओं को जोड़ दिया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सबको पता होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय में निकालोगे बेटा तो AC की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ गई √3² + 4²। तो ये आ जाएगा AC की वैल्यू कितनी? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो विस्थापन जो आ गया वो आपका आ गया 5 किलोमीटर। तो ये था आपका दूरी तथा विस्थापन। दूरी जो है वो आपकी, दूरी जो है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो इस तरीके से कोई वस्तु यहाँ पर गति कर रही है, ए से यहाँ पर B पे जा रही है, B से यहाँ पर C पे जा रही है, C से यहाँ पर D पे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि दूरी और विस्थापन निकालिए इसका। अगर कोई बॉडी, ये मान लेते हैं कि ये सर्कल में जो था आपका गोल, ये इसकी रेडियस जो की त्रिज्या है वो R, इसकी जो त्रिज्या है वो R है। तो अब इसमें मान लीजिए प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया बेटा कि A से B तक वस्तु गति कर रहा है। ठीक है,
ए से बी तक वस्तु गति कर रहा है तो उसका ए से बी तक में दूरी तथा विस्थापन, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो ये जरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो दूरी का मतलब हो गया कि वो यहाँ से, ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये आपका सर्कल है। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, इसका जो पूरा परिधि का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल एक वक्र की परिधि जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक 1/4 है। ठीक है, चौथाई हिस्सा ये कवर कर रहा है। इस पूरे वक्र का 1/4 हिस्सा ये कर रहा है कवर। ये 1/4 हो जाएगा आपका, आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। ये आपकी इसकी दूरी। ठीक है, ये इसकी दूरी आई। अब यहाँ पर अगर आप इसका विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकलेगा बेटा, और ध्यान से समझिएगा। विस्थापन अगर आप इसका निकालेंगे तो फिर से ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से इसने शुरुआत करी थी, ये इसने यहाँ पर खत्म किया। इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दो। ये आर है, ये आर है, फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यह आ जाएगा √r² प्लस r², यह आ जाएगा आपका √2। ठीक है, ये आया इसका विस्थापन। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि मान लेते हैं कि यह ए से सी पर जा रहा है। ठीक है, ए से सी पर जा रहा है तो फिर इसका दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपको कितना बेटा, पूरा सर्कल जो है ये इसका आधा हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर, और 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो, दिया जाएगा सिर्फ पाई आर। ठीक है, और इसका विस्थापन कितना होगा, अगर ए से सी तक का पूरा निकालोगे तो यहाँ से यहाँ, इसको इस तरीके से सीधा जोड़ोगे। ठीक, तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो विस्थापन कितना निकलेगा आपका 2r। ठीक, तो इस तरीके से विस्थापन आप अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और है कि मान लेते हैं कि आप यहाँ से पूरा चक्कर घुमा के ए पे पहुंच गए, वापस से पूरा घूम के एक चक्कर ए पे पहुंच गए, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, जो इसकी टोटल परिधि है, जो इसकी परिधि है वही उसकी दूरी होगी, यानी कि 2 पाई आर। लेकिन उसका विस्थापन कितना होगा, उसका विस्थापन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, जिस बिंदु से ये स्टार्ट कर रहा है उसी बिंदु पर खत्म भी कर रहा है। तो जिस बिंदु से वो शुरुआत कर रहा था उसी बिंदु को उसने खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो विस्थापन है बेटा वो 0 हो जाएगा, कोई भी विस्थापन उसने नहीं किया। जैसे कि एक और उदाहरण की बात आप समझते हैं कि अगर आप रोज अपने घर से स्कूल की ओर निकलते हैं, ठीक है, और वापस से घर पहुंचते हैं, तो आपने दूरी तय करी है, विस्थापन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आप सुबह जिस बिंदु से निकले थे, यानी कि अपने घर से निकले थे, वापस शाम को पूरा घूम के वापस आप घर पे ही पहुंचते हैं। ठीक, यानी कि आपका विस्थापन जो है वो 0 है। लेकिन अगर दूरी बोली जाए तो दूरी 0 नहीं हो सकती। तो इससे और अच्छे से पॉइंट समझिएगा कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही वो आपकी नेगेटिव हो सकती है। दूरी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि कभी आप जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि आज हम -5 किलोमीटर चल के आए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो चीज़ यानी कि जो दूरी है वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन विस्थापन जो होता है बेटा वो आपका 0 भी हो सकता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो होता ही है बस। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि विस्थापन कभी भी आपका कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा वो दूरी से कम ही निकलेगा। एक एग्जाम्पल और छोटा सा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि और उदाहरण है कि आपने ये इस तरीके से, ये 0 हो गया, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। ठीक, कोई भी वस्तु ने B से, ये यहाँ पर इसकी दूरी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, एक बिंदु और हम ले लेते हैं यहाँ पर D। ठीक है, इनकी भी दूरी 10 किलोमीटर C से D। अगर कोई बिंदु यहाँ B पे था, ठीक, B से ये C पे गया और C से D पे गया, तो इसकी दूरी कितनी हो गई बेटा, बता सकते हो तुम? ये 10 और ये 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। और इसका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन भी आपका 20 किलोमीटर होगा, क्योंकि B से D आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि B से D है और D से वापस A आ गया, D से वापस A आया। ध्यान
वापस ए आया है, तो दूरी इसने 20 पहले चली थी, 30 वापस चल गई, तो तब इसकी दूरी जो है वो आपकी 50 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होता है जहां से उसने शुरू किया है, तो यहाँ से शुरू किया था, वापस किधर जा रहा है? ए पे, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? -10 किलोमीटर। ठीक, ये नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव में हो गया क्योंकि यहाँ पर विस्थापन जो था वो आपका उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था। पहले उसने जो गति थी वो दूसरी डायरेक्शन में करी, लेकिन बाद में उसने दूसरी डायरेक्शन में करी, इसलिए विस्थापन आपका नेगेटिव हो गया। विस्थापन एक आपकी सदिश राशि होती है और दूरी जो होती है वो आपकी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसी के बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका क्या? समय नहीं, समय नहीं है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा चाल एवं वेग। ठीक, इसी से रिलेटेड है चाल एवं वेग। तो दोनों चीजों को समझ लेते हैं। चाल जो होता है वो होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, चाल जो हो गया वो हो गया दूरी बटे समय, और दूसरा हो गया वेग। तो वेग होता आपका विस्थापन बटे समय। ठीक, ये आपका चाल का मतलब हो गया आपका दूरी बटे समय, और विस्थापन होता है आपका वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। ठीक, ये भी आपका जिस तरीके से ये दूरी पर निर्भर करता है, तो ये आपका एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अदिश राशि होती है ये, और ये आपकी सदिश राशि होती है, क्योंकि ये विस्थापन पर निर्भर करती है। ठीक है, मात्रक इसका वही होगा, दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का मात्रक आपका सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड। इस पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जब आप दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से जो आप चल रहे हैं, तो आपका जो वो स्पीडोमीटर है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्पीड। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। और ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो जब आप किसी भी व्हीकल से चलते हैं, किसी भी आप साइकिल, कार, बस से चलते हैं, तो उसमें आपका स्पीडोमीटर दिया गया होता है, क्योंकि उसमें स्पीड को वो दिखाता है, जो कि घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कभी जब तेज चलाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, धीमी में चलाएंगे तो वो घट जाएगा। तो वो आपका स्पीडोमीटर है, ना कि आपका वेलोसिटी मीटर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप कोई भी बाइक या मोटरसाइकिल आप चलाते हो, तो उसमें उसकी दिशा फिक्स नहीं होती। ठीक है, उसकी दिशा जो है वो आपकी फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिशा में उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर दिशा नहीं है तो वो अदिश राशि, इसका मतलब आपने कुछ दूरी तय करी है, और यहाँ पर जो है वो विस्थापन है, क्योंकि आपने दूरी का कोई भी दिशा जो है उसकी वो नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग होती है। ये आपकी अदिश राशि हो गई, ये आपकी सदिश राशि हो गई। यूनिट यानी कि मात्रक जो है वो दोनों का ही बराबर होता है। ठीक, इसी के बाद दूसरा इसका ही एक टॉपिक है औसत चाल। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण लिया चाल का, कि जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो उसके लिए औसत चाल निकालनी पड़ती है। यानी कि जो आपके बाइक में जो स्पीडोमीटर दिया गया बेटा, वो आपकी औसत चाल को दिखाता है। ठीक है, औसत चाल का सूत्र होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है आपका औसत चाल। इस तरीके से औसत चाल को निकालते हैं, इसके लिए भी एक सूत्र होता है। चलिए देखते हैं औसत चाल के लिए हम कुल दूरी या फिर किस तरीके, और इसी तरीके से आपका औसत वेग भी होता है, उसके लिए भी सूत्र होता है आपका
निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका कुल विस्थापन, जितना भी उस वस्तु ने विस्थापन किया है बटे कुल समय। सेम है, बस वही है, कुछ चेंज होता है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल के करके। देखिए औसत चाल को हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग औसत चाल का। जैसे मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले ली d1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली हमने d2। यहाँ से यहाँ तक जाने में वो t1 समय लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय लगा रहा है, क्योंकि औसत चाल के अंदर लोगों को क्या चाहिए बेटा, दूरी और समय, ये दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग औसत चाल निकालेंगे, बी एवरेज लिख देते हैं, बी ए बी यानी कि औसत चाल है ये, ठीक। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, d1 प्लस d2, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, तो आपको पता है समय, आपको यहाँ नहीं पता तो समय आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये S1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, यहाँ पर ये S2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। तो समय आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर समय आ जाएगा कितना, समय यानी कि t1 हो जाएगा आपका, दूरी कितनी थी d1 अपॉन S1, और t2 हो जाएगा आपका d2 अपॉन S2 हो जाएगा। यहाँ पर रख लीजिए ये मान, ये आ जाएगा d1 अपॉन S1 प्लस d2 अपॉन S2, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना बेटा, बस ये इसके लिए एक समीकरण हो जाएगा, सीधे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर तीन दूरी हमने यहाँ पर एक दूरी और बढ़ा दी, बोल देते हैं d3 हो गया, d हो गया यहाँ पर एक और यहाँ पर ये S3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 अपॉन S1 प्लस d2 अपॉन S2 प्लस d3 अपॉन S3। इसी तरीके से चार नंबर तो चार ले लेंगे, बस इतना ही है। इसके आगे ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये औसत चाल है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि कंडीशन और हो सकती है कि d1 और d2 जो है वो d के बराबर हो जाए, तो ये जो d का मान है वो कितना हो जाएगा, d प्लस ऊपर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 2d हो जाएगा, और ये हो जाएगा d अपॉन S1 प्लस d अपॉन S2, ठीक। तो ये मान आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से d आप कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर सकते हो, एलसीएम आ जाएगा नीचे S1 S2, फिर हो जाएगा 2 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक। ये भी एक सूत्र होता है जब आपकी दूरी जो है वो समान दी गई हो, जब आपकी दूरी समान दी गई हो, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी से एग्जाम्पल को मान लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ से घर स्कूल है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आप यहाँ से स्कूल गए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक। तो आप देर हो रही थी आपको, तो आप जल्दी जल्दी भागे, आपकी स्पीड जो थी, आपकी दूरी जो चाल थी वो तेजी थी, स्कूल छुट्टी हुई, आप वापस आ गए, ठीक है। तब इधर गए और फिर आपकी स्पीड अब कम हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर पर सेकंड हो लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड पे आपकी स्पीड के हिसाब से आप चल रहे, ठीक। तब आपकी औसत चाल कितनी है देखते हैं। औसत चाल तो यहाँ पर दोनों वैल्यू कर लीजिए, क्या आ गया आपका 10, क्योंकि दूरी समान है, भाई हमने यहाँ पे लिखा है कि जब दूरी समान होती है तब यह आपका सूत्र लगा लेते, दूरी अलग अलग कवर कर रहा है तो आप ये अलग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर दूरी समान है, इसलिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, 2, यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 50 अपॉन 15 हो जाएगा ये आपका शॉर्ट होकर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 10 और ये 3, यह आ जाएगा 20 बटे
3 यानी कि 6.67 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं औसत चाल। ठीक, ये था आपका औसत चाल। इसी तरीके से हम देख लेते हैं औसत वेग क्या होता है। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर औसत वेग निकालने के लिए कुछ अलग नहीं लेंगे। औसत वेग आपका आसानी से निकाला जाएगा क्योंकि उसमें कुल दूरी कुल विस्थापन आपको निकालना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो बिंदु लिए ए और बी और सी, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु जो है वो पहले यहाँ पर था और पहले यहाँ पर था, उसके बाद वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से इधर से इधर, ये यानी कि x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। x मतलब कि विस्थापन हो गया, कितना उसने विस्थापन किया। तो अगर वेग की बात करते हैं, अगर औसत वेग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपने कितना विस्थापन किया इसमें, x2 यहाँ पर आ गया फाइनल पोजीशन, ये x2 और पहले कितना था यहाँ पर था, तो x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए t2 समय पहुँचा तो हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक, डायरेक्टली आप उसको निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जैसे कि ग्राफ से और समझते हैं कि ग्राफ है, जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया, इसमें औसत वेग आपको निकालना है किस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। ये आपको समय दिया गया है सेकंड में और ये आपको दूरी दी गई है मीटर में। ठीक, आपसे पूछा गया कि t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड में उसने कितना विस्थापन किया। ठीक है, कितना विस्थापन किया, 2 से 4 में। तो देखो बेटा 2 पे ये यहाँ पर था, 4 पे यहाँ पर, मतलब 30 पे है। तो विस्थापन इसका अगर आप औसत उसका वेग निकालोगे तो वेग भैया यहाँ पर फाइनल ये था इसका 4 पे यानी 30 पे था वो, और यहाँ पर जब शुरुआत की थी तब भी ये 30 पे था। तो ये तो भैया 0 हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा 4 - 2, लेकिन ये फिर भी औसत वेग जो है वो आपका 0 आ गया। जिस प्रकार से विस्थापन आपका शून्य हो सकता है वैसे ही आपका औसत वेग भी शून्य हो सकता है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर t बराबर हमने बोला कि 2 से 5 पे जाता, 2 सेकेंड से 2 सेकेंड से यहाँ पर हमने निकाला 5 सेकेंड तक इसका वेग कितना होगा। ठीक, अब देखो 2 पे ये 30 पे था, 5 पे ये कहाँ पहुँच गया 10 पे, तो पहुँच रहा है। ठीक, तो 10 माइनस 30 अपॉन समय कितना देगा 5 - 2, यानी कि आ जाएगा -20 अपॉन 3। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने मोशन के अपनी जो गति के विपरीत दिशा में चल रहा है। देखो पहले इधर जा रहा था, अब ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन जो है वो जैसे औसत चाल जो है वो माइनस में ले भी सकते हैं। तो ये था आपका औसत वेग, औसत चाल, दूरी, विस्थापन और चाल वेग। ठीक, आपका यहाँ पर अभी टॉपिक जो है ये खत्म होता है। इसके बाद आपके कुछ उदाहरण है जो हम करने को देंगे आपको, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आगे हम लोग करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ताक्षणिक वेग या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी क्षण भर के लिए जो आपका वेग होता है, जो क्षण भर के लिए जो आपका विस्थापन होता है वो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे समय या बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए। देखते हैं उसका सूत्र क्या होता है। देखते हैं ताक्षणिक वेग एवं चाल, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, पहले समझते हैं इस वर्ड का अर्थ। ताक्षणिक का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, वहाँ से आपकी किसी बिंदु से दूरी 10 मीटर,
ठीक है। जैसे कि हम मेरे और मोबाइल के बीच की दूरी 5 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर दूरी है, तो अगर हम इस मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं किसी वेग से, ठीक, तो हमें यहाँ से मान लेते हैं 4 सेकंड मोबाइल तक पहुँचने में लगेंगे, ठीक है। तो आप इसकी औसत चाल निकाल सकते हो यहाँ भैया कि आप सर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो उन्होंने 4 सेकंड में ये दूरी कवर कर ली, ठीक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर सेकंड पे एक फिक्स है, जैसे कि दूसरे सेकंड पे हमारी स्पीड क्या है, ठीक है। जैसे कि ये कोई ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन यहाँ से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है, तो उसको और ये 1 घंटे में पूरी डिस्टेंस कवर कर लेती, तो आपने अनुमान लगा लिया कि इसकी स्पीड जो थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रही होगी। लेकिन क्या हर जगह मान लेते हैं इस पॉइंट पे ए बी, ये 2 पॉइंट थे, क्या इस पॉइंट पे भी इसकी 100 किलोमीटर होगी या इस पॉइंट पे भी इसकी 100 किलोमीटर होगी? नहीं ना, अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि ट्रेन रुकी होगी, चली होगी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम की उसकी स्पीड अलग हो सकती है। तो क्या ये बता पाना यहाँ से बैठे बैठे मुमकिन है? ये तो वही इंसान बता सकता है जो उस ट्रेन को चला रहा होगा, जो उस ट्रेन को चला रहा होगा वही बता सकता है कि हम पर्टिकुलर सेकंड पे, उस क्षण पे, उस पर्टिकुलर क्षण पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उसकी स्पीड क्या होगी। इसी को निकालने का जो काम होता है वो इसका होता है तात्कालिक वेग एवं चाल का। क्वेश्चन को थ्योरी में समझते हैं, तो मैं इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि t समय पर किसी वस्तु की जो स्थिति थी, पोजीशन थी, वो x थी, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा इसमें टाइम चेंज हुआ, डेल्टा t हो गया, तब इसमें जो चेंज आया वो x प्लस डेल्टा t हो गया। तो अब अगर इसकी औसत चाल आप निकालोगे, औसत चाल आप निकालोगे, सॉरी औसत वेग आप निकालोगे, तो औसत वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन फाइनल वाला यानी कि x प्लस डेल्टा टी, और माइनस शुरू वाला यानी कि x, और समय यानी कि t प्लस डेल्टा टी और माइनस t। तो उससे बेटा क्या आएगा? ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेल्टा x बटे डेल्टा t। ये ध्यान समझना, डेल्टा x बटे डेल्टा t आ गया। अब अगर हम बोलते हैं इसे, इसको निकालेंगे थ्योरेटिकली, इसको कंसेप्चुअली इसको किस तरीके से निकालेंगे? मान लेते हैं कि हमने यहाँ से जो दूरी की जाए, इसमें जो ट्रेन 2 बिंदुओं में डिस्टेंस कवर कर रही थी, इनको छोटे छोटे भागों में, इनको छोटे छोटे हिस्सों में हमने विभाजित कर लिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 मीटर थी, तो हमने 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसे करके बहुत सारे भागों में डिवाइड कर लिया और उसको पूरा फैला दिया, ठीक। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि 0.10 सेकेंड पे क्या होगी, तो अगर ये फैले हुए हैं, इमेजिन करो इसको ये पूरे फैले हुए हैं, तो अलग अलग बिंदु को आपको पता चल जाएगा कि ये 0.5 है, 0.10 है, 0.3 है, अलग अलग पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 0.5 को बताइए, तो आपने उसको कण को पकड़ा, उसको देखा कि हाँ इसमें इस पॉइंट पर इतनी स्पीड थी और आपने बता दी। लेकिन ये थ्योरेटिकली मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। अगर इसको निकालना है तो उसको किस तरीके से निकालेंगे? समय को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर, ठीक है, समय को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देते हैं। मान लेते हैं कि यदि समय अंतराल जो डेल्टा टी था वो सूक्ष्म हो जाए और औसत वेग का मान क्षण टी पर, मतलब टी समय पर जो वस्तु के जो तात्क्षणिक वेग है जो हमको निकालना है वो बराबर हो जाएगा, और उसको कलन करेंगे यानी कैलकुलस करेंगे। कलन का मतलब यही होता है कि गणित में हम पढ़ते हैं, कलन गणित जो होती है उसमें ये होता है किसी भी बड़े एलिमेंट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, किसी भी बड़े एक वस्तु को, बड़ी दूरी को, जैसे 10 मीटर 100 मीटर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना, और फिर उसको क्या करना, उसको जब पूरे का निकालना तो उसका समाकलन कर देना। यही गणित में होता है, गणित का नियम होता है। उसको छोटे छोटे हिस्सों में जब विभाजित करेंगे तो वो कलन हो गया, और जब हम उसको पूरे का निकालेंगे तो उसका समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर उसको कलन करेंगे छोटे हिस्से के लिए, तो आप क्या लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो ये p हो जाएगा आपका p का मान, ये आ जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा t, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। ये होता है आपका तात्क्षणिक वेग का सूत्र, dx अपॉन dt, जहाँ पर इस तरीके से क्या है, x क्या होता है बेटा? विस्थापन होता है, यानी कि विस्थापन का कलन कर रहे हैं। तो विस्थापन का जब इसमें कलन करेंगे तो आपको मिलेगा औसत चाल, ठीक।
तो ये था आपका आज की वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक इसको रिवाइज करिए और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं।